मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने पीछे वाली क्लास में चर्चा की थी यंग का द्विसलिट प्रयोग। तो उसमें हमने क्या प्राप्त किया था, क्लासरूम स्रोत प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया था। तो उसमें आपने देखा था कुछ स्थानों पर चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है या चमकीला क्षेत्र प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, दीप्त क्षेत्र कहा जाता था, दीप्त क्षेत्र। इसी प्रकार जहाँ पर चमकीलापन प्राप्त नहीं होता है अर्थात काली फ्रिंज प्राप्त होती है, उसको क्या कहा जाता है, अदीप्त क्षेत्र कहा जाता है। ये जो दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र होते हैं क्या होते हैं, क्रमागत होते हैं। क्या होते हैं, क्रमागत। अब जो आज का टॉपिक है अपना वो है दीप्त क्षेत्र के लिए, दीप्त क्षेत्र के लिए फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त करना। इसके लिए दीप्त क्षेत्र के लिए फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त करना। तो देखिए किस प्रकार प्राप्त करेंगे, दीप्त क्षेत्र के लिए फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त करना। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, तो देखिए किन्हीं भी दो चमकीली फ्रिंज या काली फ्रिंज अर्थात किन्हीं भी दो क्रमागत दीप्त क्षेत्र या अदीप्त क्षेत्र के मध्य की जो दूरी होती है, ठीक है ना, फ्रिंज का जो अंतराल होता है वही क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, जिसे बीटा द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, बीटा के द्वारा, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो व्यतिकरण में चित्र प्राप्त किया था आपने, उसकी सहायता से फ्रिंज चौड़ाई के लिए पहले डायग्राम का निर्माण करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास दो स्लिट थी S1 और S2, जिनके मध्य की दूरी को स्मॉल डी द्वारा व्यक्त किया। इसके द्वारा व्यक्त किया, स्मॉल डी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इस स्लिट से, इन स्लिट से कैपिटल डी दूरी पर, कितनी दूरी पर, कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों स्लिट उत्तेजित अवस्था में अर्थात इनसे प्रकाश निकलता है, तो उस अवस्था में मान लीजिए बिंदु P पर दीप्त क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, दीप्त क्षेत्र का। तो S1 से प्रकाश तरंग निकलेगी इस प्रकार, इसी प्रकार S2 से प्रकाश तरंग निकली इस प्रकार, बिंदु P पर प्राप्त हुई आपको। इस बिंदु P पर दीप्त क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, जिसकी जो चौड़ाई होगी वो इन स्लिटों के मध्य बिंदु अर्थात मान लीजिए इसका मध्य बिंदु O है, ठीक है ना, इसके मध्य बिंदु तक प्राप्त होती है इस पर्दे पर, और जिसको स्मॉल x द्वारा व्यक्त किया गया है। और एनवें दीप्त क्षेत्र के लिए तो क्या लिख देंगे, XN लिख देंगे। क्या लिख देंगे, XN। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया है कि चित्रानुसार दो स्लिटें हैं S1 और S2, जिनके मध्य की दूरी को स्मॉल डी द्वारा व्यक्त किया गया है, ठीक है। अब इनको उत्तेजित अवस्था में लाया जाता है तो बिंदु P पर दीप्त क्षेत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, दीप्त क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसकी जो चौड़ाई है वो स्लिटों के मध्य बिंदु तक प्राप्त होती है, जिसको x द्वारा या XN द्वारा व्यक्त किया गया है। n इसलिए लगाया कि n दीप्त क्षेत्र के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार x ही मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इससे संबंधित आगे हम देखते हैं कि इन तरंगों के जो मध्य पथ्यांतर होगा, ये क्या होगा, डेल होगा। क्या होगा, डेल। अर्थात इसको हम ये भी लिख सकते हैं, डेल बराबर S2P माइनस S1P, ठीक है ना। और आपको इतना पता होना चाहिए कि दीप्त क्षेत्र के लिए जो पथ्यांतर होता है वो होता कितना है, वास्तविक रूप से डेल बराबर n लैम्डा होता है। कितना होता है, डेल बराबर n लैम्डा। तो अब देखिए इसकी सहायता से हम किस प्रकार फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त करते हैं। ये मान लीजिए G है आपके पास, यहाँ से इस प्रकार इसकी संरचना और बनाइए, ये G डैश मान लीजिए। ये पर्दा था आपके पास कैपिटल डी दूरी पर, जिस पर प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है और व्यतिकरण की घटना को दर्शाया जाता है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंच चौड़ाई के सूत्र से। तो फ्रेंच चौड़ाई का सूत्र क्या होता है वो देखो, बीटा बराबर xn+1 माइनस एक्स एन। ये तो हो गया n+1वें दीप क्षेत्र के लिए चौड़ाई। इसी प्रकार ये हो गई nवें दीप क्षेत्र के लिए चौड़ाई। तो किन्हीं भी दो क्रमागत दीप क्षेत्रों की चौड़ाई का जो अंतराल होता है वो फ्रेंच चौड़ाई कहलाती है, जिसे बीटा द्वारा व्यक्त करते हैं। महत्वपूर्ण इक्वेशन है, ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास। अब हमारे नियमानुसार दीप क्षेत्र के लिए पथांतर क्या होता है? दीप्त क्षेत्र के लिए पथांतर तो डेल बराबर एन लैम्डा क्या होता है? डेल बराबर एन लैम्डा होता है। ठीक है, ये दो सूत्र आपके पास, दो समीकरण प्राप्त हो गई। तो देखिए डेल बराबर एन लैम्डा आपके पास पथांतर प्राप्त हो गया दीप क्षेत्र के लिए। अब देखते हैं चित्रानुसार पथांतर क्या आता है, या इसको क्या लिख सकते हैं? डेल क्या था? S2P माइनस S1P बराबर एन लैम्डा। ये समीकरण नंबर 3 आ गई, या 2 ही लिख लीजिए इसको वापिस, कोई दिक्कत नहीं है। कि डेल को लिखा है हमने, यहाँ पर पथांतर क्या होता है? डेल S2P माइनस S1P। तो देखिए अब आपको पथांतर प्राप्त करना है चित्रानुसार। तो चित्रानुसार पथांतर अर्थात S2P माइनस S1P का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आपके पास एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, देखिए ये S2PG। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें यदि हम कर्ण का मान ज्ञात करते हैं तो कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो आधार क्या है इसका? कैपिटल D। और लंब क्या हो जाएगा? तो लंब देखते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी x है, तो ये और चाहिए हमें इसके लंब के लिए। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसके मध्य बिंदु तक दीप क्षेत्र का निर्माण, अर्थात ये दूरी आपके पास dy2 है और ये भी क्या है? dy2 है। तो ये आयत का निर्माण हो, तो ये dy2 है, तो ये भी क्या होगी? dy2 होगी। ठीक है, अब लंब क्या हो जाएगा इसका? x प्लस dy2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसका कहने का अर्थ है कर्ण स्क्वायर क्या होगा? आधार स्क्वायर अर्थात डी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो x प्लस dy2 की होल स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये तो S2P स्क्वायर का माना जाएगा। इसी प्रकार एक त्रिभुज और दिखाई देगा आपको, S1PG डैश। तो देखिए ये कैपिटल D है, तो इसलिए से प्रत्येक दूरी ये क्या रहेगी? कैपिटल D रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास आधार तो आ गए, इसके लिए लंब देखते हैं इसका। तो ये चाहिए हमें, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x थी, हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो ये dy2 है, तो ये भी क्या होगी? dy2 होगी। और dy2 है तो ये शेष कितनी रह जाएगी? x माइनस dy2। तो कहने का अर्थ है S1P स्क्वायर का जो मान होगा, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब, इस बार प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा? माइनस x माइनस dy2 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसकी सहायता से निकालते हैं पथ्यांतर S2P माइनस S1P का मान। ठीक है, इसको डेल बोल सकते हो आप। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो चित्रानुसार S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, तो अभी आपको मैंने बताया था S2P स्क्वायर, तो S2P, तो इसके आधार पर देखते हैं। तो ये आधार हो गया और ये x प्लस dy2 लंब हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस dy2 की होल स्क्वायर। तो ये तो S2P स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने, माइनस S1P स्क्वायर। तो S1P स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगी? तो आधार तो इसमें क्या हो गया? वही कैपिटल D है प्लस लंब, तो लंब हो जाएगा ये dy2, इसमें से घटा दीजिए क्योंकि ये लंब चाहिए हमें सिर्फ। तो x माइनस dy2 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये समीकरण प्राप्त हो गई। अब इसको और हल करते हैं। तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर,
तो ये तो ऐसा ऐसा है डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का मान x है तो 2x, b का मान dy2 है तो dy2 प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा dy2 की होल स्क्वायर माइनस, इसको हल करते हैं तो ये तो कैपिटल डी स्क्वायर तो ऐसा ऐसा रहेगा प्लस x माइनस dy2 की होल स्क्वायर अर्थात a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू x है, b की क्या है dy2 है, तो इसके अनुसार यदि खोलते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू x तो x स्क्वायर माइनस 2a x और b का मान क्या है dy2 प्लस बी स्क्वायर, तो d/2 कोई दिक्कत नहीं है। और हल करते हैं तो क्या आएगा s2p² माइनस s1p²। तो पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल, इसी प्रकार ये 2 इस 2 से कैंसिल, ठीक है। और हल करते हैं तो d² प्लस x² प्लस यहाँ पर रहेगा xd, इसका वर्ग करेंगे d²/4 और इस माइनस को अंदर साथ में गुणा करेंगे तो इस कैपिटल डी स्क्वायर करेंगे माइनस का d² माइनस का x², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस xd माइनस का d²/4, क्यों यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस, कैपिटल d² माइनस d² कैंसिल, प्लस x² माइनस x² कैंसिल, प्लस का d²/4 माइनस का d²/4 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास s2p² माइनस s1p², तो ये आ गया xd एक ये रहा, एक xd ये रहा, तो क्या गया 2xd आ गया, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंच चौड़ाई का सूत्र लिखा, फिर इसके बाद में दीप क्षेत्र के लिए पक्षांतर डेल बराबर होता है क्या एन लेमडा, डेल को क्या लिख सकते हैं s2p माइनस से s1p, ये रहा कि इस s2p में से क्या घटा दिया s1p, ये हमने लम डाला तो इसके आधार पर ये डेल प्राप्त हुआ। अब चित्रानुसार आपको s2p माइनस s1p अर्थात पथ्यांतर का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आपके पास चित्रानुसार हम लिखेंगे s2p² माइनस से s1p², तो इस त्रिभुज की सहायता से s2p की वैल्यू ज्ञात करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसका आधार कैपिटल डी था, इसका लंब क्या हो गया x प्लस dy2, ठीक है ना, तो x प्लस dy2 माइनस s1p², तो आधार तो d है ही, इसका लंब क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x था तो dy2 इस बार घटा देंगे तो x माइनस dy2 की होल स्क्वायर, ठीक है। फिर वापिस इसको और हल करते हैं तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी की होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हल करते हैं इसको तो s2p² माइनस s1p² बराबर d² ऐसा ऐसा प्लस a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है d/2, ठीक है, प्लस b² तो d/2 की होल स्क्वायर माइनस ये रहा, फिर इसके बाद में d² ऐसा ऐसा, इसको हल करते हैं माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a के स्थान पर x लिख दिया तो x² माइनस 2a, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू d/2, फिर इसके बाद में प्लस b² तो d/2 की होल स्क्वायर, ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये 2 इस 2 से कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में और हल करते हैं तो d² प्लस x² प्लस xd प्लस d/2 की होल स्क्वायर करेंगे तो d²/4, इस माइनस से अंदर गुणा करते हैं तो माइनस का d² माइनस का x² हो गया, माइनस से अंदर गुणा करते हैं माइनस माइनस क्या हो गया प्लस xd d²/4, ठीक है। हल करते हैं आगे तो ये कैपिटल d² इस माइनस d² से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का x² इस माइनस x² से कैंसिल हो जाएगा और प्लस का d²/4 माइनस के d²/4 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया xd और xd, तो xd कितना हो गया 2xd हो गया, ठीक है। अब आगे हल करते हैं, देखिए ध्यान रखना है इन समीकरण का आगे से, और हल करते हैं इसको।
अब देखिए आपके पास लास्ट जो इक्वेशन प्राप्त हुई थी S2p² माइनस S1p²। तो चूंकि आप एक सूत्र जानते हो a² माइनस b², इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसलिए a की वैल्यू यहाँ पर S2p और b की वैल्यू S1p। तो इसके अनुसार इसको हल करते हैं तो क्या आएगा S2p माइनस S1p, S2p प्लस S1p इक्वल 2xd। कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो वैल्यू किसकी याद करनी है, S2p माइनस S1p की वैल्यू याद करनी है। तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो क्या लिखेंगे S2p माइनस S1p 2xd अपॉन S2p प्लस S1p। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको इक्वेशन प्राप्त हो गई। यदि पर्दे की जो दूरी है अर्थात कैपिटल डी वो स्लिटों की मध्य दूरी से बहुत अधिक हो, अर्थात कैपिटल डी ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो इसके आधार पर यदि लिखते हैं तो क्या प्राप्त होगा S2p प्लस S1p की जो वैल्यू है वो लगभग पर्दे की दोगुनी दूरी के बराबर प्राप्त होगी, लगभग 2d। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे S2p माइनस S1p इक्वल 2xd, स्मॉल डी है यहाँ पर 2d, 2 से ये 2 कैंसिल। अब देखिए आगे और हल करते हैं इसको। तो आपके पास जो वैल्यू प्राप्त हुई है S2p माइनस S1p xd अपॉन कैपिटल डी, समीकरण नंबर 3। तो देखिए हमने आगे क्या हल किया है, जो आपके पास लास्ट इक्वेशन थी उसको हल किया है a² माइनस b² के अनुसार। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या थी S2p और b की वैल्यू क्या थी S1p। तो S2p माइनस S1p इंटू S2p प्लस S1p इक्वल 2xd। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, S2p माइनस S1p की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो S2p प्लस S1p कहाँ चला गया, इसके भाग में। कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि पर्दे की जो दूरी है स्लिटों से वो स्लिटों की दूरी से क्या हो, बहुत अधिक हो, तो उस अवस्था में क्या माना जाता है कि S2p प्लस S1p का जो मान प्राप्त होगा वो पर्दे की दोगुनी दूरी के लगभग बराबर प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन को यहाँ पर लगाते हैं तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गई। अब समीकरण 2 जो थी आपके पास वो क्या थी, S2p माइनस S1p बराबर n लैम्डा, ये थी ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो समीकरण 2 है 3 से, समीकरण 2 है 3 से, तो इसके अनुसार यदि रखते हैं तो xd अपॉन कैपिटल डी बराबर n लैम्डा। अब यहाँ पर आया n, अन्वय द्वीप क्षेत्र है, तो ये अन्वय द्वीप क्षेत्र की चौड़ाई लिखते हैं, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं xn। यहाँ से xn की वैल्यू निकालिए आप, किसकी वैल्यू निकालनी है, xn की। तो देखिए निकालते हैं। तो ये कैपिटल डी इससे उधर गुणा हो जाएगा, स्मॉल डी भाग में जाएगा। तो इसके अनुसार क्या लिखेंगे, xn इक्वल n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये xn की वैल्यू प्राप्त हो गई, क्योंकि हमें फ्रिंज चौड़ाई में चाहिए xn प्लस 1 और xn। समीकरण 1 में देखिए उसके अनुसार क्या थी, समीकरण 1 आपकी बीटा xn प्लस 1 माइनस xn। तो xn की वैल्यू तो प्राप्त हमने यहाँ से कर ली। ये समीकरण मान लीजिए आपके पास आ गई 4। ठीक है, अब इसके बाद में आपको कौन सी समीकरण चाहिए, xn प्लस 1 अर्थात n प्लस 1वीं द्वीप क्षेत्र की चौड़ाई, दीप्त क्षेत्र की चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई याद करते हैं तो n के स्थान में क्या करना है, n प्लस 1वां लगातार। तो इसके अनुसार ये लिखेंगे x n प्लस 1। तो यहाँ पर भी n के स्थान पर क्या करते हैं, n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, n के स्थान पर क्या क्या है, हमें n प्लस 1 इससे अगला अद्वीप क्षेत्र चाहिए। तो n के स्थान पर क्या लिखेंगे, n प्लस 1। तो आपके पास इसके आधार पर लिखेंगे तो देखिए xn प्लस 1 हल कर लेते हैं थोड़ा। n को लैम्डा डी से गुणा करेंगे n लैम्डा डी प्लस 1 को लैम्डा डी से गुणा करेंगे लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी।
तो आपके पास जो समीकरण 1 थी उसमें आपको एक तो xn+1 चाहिए था और एक xn चाहिए था, तो दोनों वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो समीकरण 4 और 5 प्राप्त हुई है उसकी वैल्यू या समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 4 व समीकरण 5 से, तो बीटा बराबर, समीकरण 1 क्या थी, बीटा बराबर xn+1 माइनस xn। तो पहले आपको xn+1 का मान रखना है, ये रहा। तो क्या है, n लेमडा डी प्लस लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस xn, तो xn की वैल्यू ये रही, n लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। बीटा लघुत्तम लेते हैं एलसीएम इसका, तो स्मॉल डी, तो देखिए क्या आएगा, n लेमडा डी प्लस लेमडा डी माइनस n लेमडा डी, माइनस का n लेमडा डी और प्लस का n लेमडा डी कैंसिल, तो बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये फ्रिंज चौड़ाई आपके पास प्राप्त हो गई, बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो सिर्फ हमने क्या किया कि एक्शन चित्रानुसार एक तो एक्शन की वैल्यू ज्ञात की, ठीक है, एक xn+1 की वैल्यू याद की, और वो जो आपके पास समीकरण 1 थी उसमें उसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, जिससे आपके पास फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो बीटा है वो n पर अर्थात फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है, अर्थात प्रत्येक दीप्त क्षेत्र के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा। प्रत्येक दीप्त या अदीप्त क्षेत्र के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान सदैव क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो फ्रिंज चौड़ाई है वो किन किन कारकों पर निर्भर कर रही है, फ्रिंज चौड़ाई जो है वो किन किन कारकों पर निर्भर कर रही है। तो इसके लिए आप सूत्र में देखिए बीटा, तो बीटा किस किस पर निर्भर कर रहा है, आराम से देखिए। तो एक तो लैम्डा पर, और एक कैपिटल डी पर, और एक स्मॉल डी पर। तो इससे संबंधित आप क्या लिख सकते हो कि जो आपके पास फ्रिंज चौड़ाई है वो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। तरंगदैर्ध्य क्या है, समानुपाती। यदि किसी प्रकाश किरण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिक है तो फ्रिंज चौड़ाई भी अधिक प्राप्त होगी। इसी प्रकार पर्दे की दूरी यदि स्लिटों से क्या अधिक रखी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई है वो अधिक सुस्पष्ट प्राप्त होती है। अर्थात ये भी जो फ्रिंज चौड़ाई है वो इसके क्या होती है, पर्दे की दूरी के समानुपाती होती है। लेकिन जो स्लिटों के मध्य की दूरी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे आपके पास, आपको पता है इसमें यदि देखते हैं सूत्रानुसार फ्रिंज चौड़ाई जो होती है वो स्लिटों के मध्य दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार आपके पास दीप्त क्षेत्र के लिए क्या आपने फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त की, उनमें कौन किस पर निर्भर कर रहा है इससे संबंधित आपने देखा, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन प्राप्त की आपने, इसी प्रकार अदीप्त क्षेत्र के लिए होती है जिसके लिए बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होता है। सेम ऐसी इक्वेशन है जो अगली क्लास में आपको कराएंगे। तो देखिए साथ साथ में जितनी भी इक्वेशन आपको करवा रहे हैं वो साथ साथ में यदि आप इक्वेशन कर लेते हो तो आप आगे की ओर बढ़ सकते हो, और यदि साथ साथ में इक्वेशन नहीं कर रहे हो तो क्या होगा कि पीछे जितनी इक्वेशन आप भूल जाओगे यदि गलती से एक बार भी की है। तो ध्यान रखना कि आपको साथ साथ में इनको दोहराना है, और साथ साथ में जितनी भी इक्वेशन चल रही है उनको निकालते रहोगे तो आगे आपको क्या है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप आसानी पूर्वक कर पाते हो, क्योंकि आपके पास जो फ्रिंज चौड़ाई से संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसकी इक्वेशन भी पूछी जाती है। ये जो परीक्षा की दृष्टि से इक्वेशन है या क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है कि यंग के दृष्टि प्रयोग द्वारा किन्हीं भी दो क्रमागत दीप्त क्षेत्र के लिए या फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इससे संबंधित इक्वेशन प्राप्त करनी होगी, ठीक है। और अगला टॉपिक है अगली क्लास में समझाएंगे। ओके।